ठीक है, नहीं लग रही, सही हो ना? ठीक। तो कल अपन बात करी थी, अपन ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में अपन पढ़ रहे थे। अपन कहाँ तक आ गए थे? अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का डिस्कशन स्टार्ट किया था। उससे पहले अपन ने बेस को कंप्लीट किया था। बेस के अंदर अपन ने बात की थी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, और पढ़ाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? हाँ, मेटल ऑक्साइड। तो अल्टीमेटली निकल के क्या आ रहा था कि भैया एक जगह एसिड है, एक जगह बेस है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जा रहा था। तो इसे अपन कह रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोस्टली यही था तीनों केसेस के अंदर। तो वहाँ सॉल्ट प्लस। फिर अपन ने पढ़ा था डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो मैंने कल आपको बताया था डाइल्यूशन मतलब होता है पानी का मिलाना। तो एसिड में पानी नहीं डालना है, पानी में एसिड डालना है। ये प्रिकॉशन था क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बात की थी कि भाई हम जो इंडिकेटर्स यूज कर रहे थे लाइक फिनोफ्थलीन या कोई भी लिटमस, उससे हमें ये पता चल रहा था कि भाई ये एसिड है या बेस है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो नहीं पता चल रहा था। तो उसके लिए हम कह रहे थे कि वहां पे अपन को यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था कि 0 से 14 के बीच में जो रेंज होगी यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो 0 से 7 तक क्या होगा तनु? एसिड या बेस? एसिड होगा, है ना। और 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? एसिडिटी इंक्रीज होगी। और 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो एसिडिटी कम होगी, मतलब H+ आयन कम होगा, और जो बेस का जो OH नेगेटिव आयन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो उस चार्ट के नीचे मैं क्या फाइनली लिख सकता हूं? एसिड इज pH लेस देन 7। फिर बात की जाए न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल क्या होगा? 7, और बेस मींस pH ग्रेटर देन 7। तो ये बात हुई, ठीक है। अब ये लिख लीजिए, और फिर कल जो मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो चीजें मैंने बता दी थी लेकिन लिखवाया नहीं था टाइम की वजह से, तो उन चीजों को अपन लिखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस में से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है ना। चाहे अभी आगे 1-2 टॉपिक और है, उसमें से कंफर्म मानो आप, और बहुत इजी है ना। ठीक है, लिखें तो लिखिए, हेडिंग डालिए यूनिवर्सल इंडिकेटर। दीपिका आप सही दिख रहा है? ठीक है। कई बार लाइफ में इससे क्या सीखे कि कई बार लाइफ में रास्ता चेंज करने की बजाय ओरिएंटेशन चेंज करने से सही हो जाती है चीजें, है ना। चीज वही है लेकिन अब सही दिख रहा है, तो आपने सिर्फ अपनी जगह बदली। लिखो यूनिवर्सल इंडिकेटर में, यूजिंग ए लिटमस पेपर कॉमा फिनोप्थलीन कॉमा मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या थे? इंडिकेटर्स थे। लिटमस अपना नेचुरल था, फिनोप्थलीन और ये सब सिंथेटिक में थे। मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा ओनली दी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर of solution can be determined, but the use of these indicators does not give the idea about the strength of acid or base, about the strength of acid or base, full stop. So to get the strength as well as acidic and basic nature of a given solution
ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन a universal indicator is used. A universal indicator is used. अब देखो इधर, एक बार इधर देखो, फिर लिखेंगे अपन बात कर रहे थे कल जब अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक 0 से 14 की रेंज के बीच में क्या दिखा रहा है, एक अपन को नंबर शो कर रहा है, और जिसके थ्रू हम ये जान पा रहे हैं कि भाई ये एसिडिक है और बेसिक है, ये भी जान पा रहे हैं, और साथ ही साथ कि वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है ये भी जान पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात की जाए, 7 पे क्या था अपना, न्यूट्रल, वेरी गुड। और जो यहां पे बात की जाए तो ये यहां से लेके यहां पे सभी एसिड्स हैं, लेकिन ये है अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहां पे अपनी बात की जाए तो ये है, यहां पे बात कर लेते हैं 4 से आगे का, वीक एसिड, ठीक है। और लाइक 9, 10, 11 को बोलेंगे अपन वीक बेस, और ये यहां पे जो 13, 14 है ये होगा अपना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो ये अपना सिंपली इस स्ट्रिप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा जो सॉल्यूशन है, कौन सा जो मटेरियल है वो कहां पे लाई कर रहा है। अगर कोई मेरे को बोलता है कि मैंने पीएच उसका किसी कंपाउंड का देखा तो मेरा निकल के आया 13, तो हम 13 जानते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ जाएगी कि ये बेस है, इजीली बता पाओगे, और फिर ये भी बता पाओगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ना कि एक वीक बेस है, ठीक है। फिर अपन को कोई कहता है कि भाई 0.8 मेरा पीएच है, तो आप समझ पाओगे कि एसिड है और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कोई कहता है कि 5.9 तो हम समझ जाएंगे वीक बेस है ना, तो इस तरह, सॉरी वीक एसिड है। तो इस तरह से इस इंडिकेटर का। अब बात आती है इसके अंदर क्या होगा, आप सभी अपनी एनसीईआरटीज निकालो एक बार, लाए हो सभी? एनसीईआरटी में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाला टॉपिक है वो निकालो, निकाल लिया? हाँ, इससे पीछे पीछे पीछे, हाँ ये बस है ना। अब इस चार्ट में आपको ये का ये दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या चीज दिख रही है कि भाई यहां से न्यूट्रल से मैं जब एसिड की तरफ जाऊंगा, अब ये तो मेरा व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास इतने सारे कलर नहीं है कि मैं आपको कलर शो कर दूं, तो यहाँ पे कलर कोडिंग भी होती है कि जैसे जैसे आप न्यूट्रल से 0 की तरफ जा रहे हो तो जो रेडिश जो पार्ट है वो डार्क होता जा रहा है, मतलब जो ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज जैसा है ना, रेडिश रेडिश, पहले थोड़ा थोड़ा पीला था, हरा था, इस तरह से। फिर जब आप यहाँ पे आ गए तो कंप्लीट कैसा हो गया, रेड हो गया। तो जितना डार्क होता जा रहा है इसका मतलब आपका एसिड उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है। और जब बेस की बात करें तो बेस के लिए अपन कलर यूज कर रहे हैं ब्लूइश, मतलब जितना ज्यादा वो गाढ़ा जो डार्क ब्लू होता जा रहा है तो क्या होता जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जा रहा है। तो ऑल्दो हम कलर यहां शो नहीं कर सकते, आपको भी नहीं करना है, आपको बस ये इतना याद रखना है। और ये चार्ट आपको बनाना जब भी अगर पूछा जाए तो ये बनाइए आप, ठीक है। समझ में आया? तो अपन कलर को नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया, ठीक है। बंद कर दो आप और फिर आप इसको लिखना स्टार्ट करो। लिख, बना लिया?
ये मैंने दो तीन जो जनरल चीजें हैं, गैस्ट्रिक जूस मतलब कौन सा गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे रिलीज होता था, स्टमक में, तो उसका पीएच कौन सा निकलता था जूस में, HCl निकलता था, तो HCl कितना होता है, एसिड है, तो 1.2 के लमसम। लेमन जूस आप पी तो ये भी एसिड है, सिट्रिक एसिड है, 2.2। प्योर वाटर 7 होता है, और जो ब्लड होता है उसका पीएच मैंने आपको बताया था ना एसिड होता है ना बेस, न्यूट्रल होता है, तो 7.4 है लमसम। और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका है MgOH2 होता है, जो अपने एंटा एसिड्स में यूज करते हैं, उसका है 10, जो कि एक बेस है। वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है रखने वाली चीज, एक दो फिर भी आप याद रख लो। बन गया, लिखे तो लिखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, पॉइंट डाल के लिखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH value for 0 to 14 for a given solution, universal indicator is available both in the form of strips and solution। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आप चाहो तो स्ट्रिप की फॉर्म में देखना चाहो तो वैसे भी अवेलेबल है, और सॉल्यूशन फॉर्म में आप देखोगे तो कलर की फॉर्म में दिख जाएगा, तो वैसे भी अवेलेबल है। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। द कलर मैचिंग चार्ट is supplied with a universal indicator which shows the colors for different values of pH। तो हर pH के लिए अलग अलग कलर है, 0 के लिए एकदम रेडिश है और 14 के लिए एकदम ब्लूइश है। डिफरेंट कहां पे हो, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ pH, ठीक है। फाइनल नोट करके पॉइंट लिखिए इसमें इंडिकेटर में, A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution, called pH scale has been developed, full stop। इसमें P का pH में जो P है क्या स्टैंड्स करता है, कल बताया था पोटेंज, जो कि एक जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है, पावर। तो लिखिए the P in pH stands for, कॉमा लगा के लिखिएगा पोटेंज, POTENZ, कॉमा दोनों साइड क्लोज करके, इन जर्मन मीनिंग पावर,
तो ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड समझ में आया कि आपको कैसे मेजर करना है, नीड क्या थी। अब हेडिंग डालिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ pH in everyday life। लिख ली हेडिंग। अब देखो, अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ा तो वहां पे अपन ने एक चीज पढ़ी यूनिवर्सल इंडिकेटर में, दैट इज पीएच, है ना। तो पीएच से अपन क्या बता पा रहे थे कि भाई एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये सब बता। अब बात आती है कि भाई कोई चीज अपन ने सीखी है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी जनरल लाइफ में। जो भी अपन साइंस पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि उससे अपन को कोई नॉलेज हो, उस नॉलेज को अपन अप्लाई कर सके इन दी फील्ड ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, इंडस्ट्रियल लाइफ, जो भी चीजें हैं उसमें। तो सबसे पहली चीज आती है कि इसकी क्या नीड है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके इसके क्या क्या जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। तो पहला जो अपन देखते हैं दैट इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो इधर एक बार पहले देख लो, हम सब जानते हैं कि जब हम अपन ने जो पूरी डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस पढ़ी अपने लाइफ प्रोसेस में, कि जो डाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले माउथ से। कौन सा सलाइवा से निकलता है, सलाइवा अमाइलेज, जो कि क्या करता है आपके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर आगे प्रोसेस। तो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस था जो कि अपने माउथ से स्टार्ट हो जाता है दैट इज सलाइवा से, फिर धीरे धीरे लास्ट तक आते स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है। लेकिन इसी बीच की प्रोसेस में एक जगह अपन एसिड से डील करते हैं दैट इज स्टमक के अंदर, और जहां पे कौन सा एसिड निकलता था, कौन सा निकलता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। तो स्टमक में अपना क्या रिलीज होता था। तो ये जो रिलीज हुआ है ये एसिड खराब है या सही है अपनी बॉडी की, क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि इट हेल्प्स इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर ये नहीं निकलेगा तो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, ये आपने पढ़ा। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली डाइजेशन की प्रोसेस में आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइफ में, बॉडी में हर चीज एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। अगर कोई चीज बैलेंस नहीं होती, एक्सेस होती है कोई भी चीज, तो क्या होता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। तो जब बात की जाए बॉडी की, तो HCl ऑल्दो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस और आवर बॉडी डाइजेशन की प्रोसेस में, लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, अगेन फिर बताऊंगा कि जब भी बॉडी में आप क्या करते हो कि अपन खराब लाइफ प्रोसेस, उल्टा सीधा खाना पीना खाने से क्या होता है कि जो एसिड रिलीज होता है अपने स्टमक के अंदर, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। जैसे लोग जो कैफीन प्रोडक्ट बहुत लेते हैं, अल्कोहल्स लेते हैं, या फिर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा एक एज के बाद, है ना, वो सब चीज़ें। तो आपने एक कॉमन प्रॉब्लम सुनी होगी आपकी मम्मी से, फादर से, बड़े बूढ़ों से कि एसिडिटी हो रही है। सुना है नॉर्मल, इसका ऐड भी आता है बढ़िया सा, है ना, बोले कि वो इनो का ऐड आप देखा है आपने, तो आग पेट में क्या लगती है, पूरी की पूरी आग दिखाते हैं ना, जलती हुई आग पूरे की, जैसे किसी ने वो पूरा एकदम वो कि शादी का माहौल होता है, उसका मूड एकदम अपसेट होता है, फिर बोलता है अरे क्या हुआ एसिड, फिर उसको देता है, फिर वो अपनी शादी इंजॉय करता है। शादी किसी ने आज तक इंजॉय करी है नहीं करी, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। अब जब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ये अपना क्या है, ये स्टमक ऐसा ही होता है, सही है, अच्छा बना है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये एक लेयर होती है म्यूकस की,
है ना। तो अब ये जो HCl रिलीज हो रहा था, अगर इसने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दी तो ये क्या करेगा, समटाइम्स यहाँ पे एक आपका वाल्व भी होता है। तो कई बार जो एसिडिटी की जिन लोगों को समस्या होती है, जब एसिड एक एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो लाइक उनको यहाँ पे बार बार डकारे टाइप आना, है ना, ये एसिड आपके ईसोफेगस में भी जाने लगता है, और जिसकी वजह से पूरा जो ये जो है ना आपका जो पेन है, यहाँ पे पेन होता है, बोलता है पूरा पेन हो रहा है, तो कई लोगों के दर्द भी हो जाता है, फिर उनको हैंड टू हैंड दिखाना पड़ता है ना। तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू दी एसिड। और एसिड की वजह से क्या हो रही है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है नॉर्मल से, ऑल्दो इट इज बेनिफिशियल, मतलब खाली पेट भी एसिड निकलेगा तो आपको समस्या करेगा। तो ये होती है। और पहली चीज, और दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज्यादा एसिड निकलने की वजह से, और लाइक आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट खाया जो बहुत हार्श है, बहुत तीखा है, तो यहाँ पे क्या कोई मेम्ब्रेन बन गई, लाइक इसने म्यूकस को अफेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे छेद बन गए, जिससे अपन बोलते हैं अल्सर। कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं, अल्सर। तो अब जब इन लोगों के एसिड, जिन लोगों को HCl निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो गए, छाले हो गए हैं, अल्सर, है ना। तो ये एसिड यहाँ पे पूरा पेट में इतनी भयंकर जलन करता है, तो ये है ना, तो ये हो गई अल्सर। तो ये तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, जिसके अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं ना। दूसरी प्रॉब्लम एसिडिटी की। तो अब एसिड की आपको प्रॉब्लम हुई है, तो अब इसको कैसे क्योर किया जाए। अब कहने का मतलब अपन को एसिड को क्या करना है, एसिड के इफेक्ट को सप्रेस करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो अपन अल्टीमेटली क्या यूज करेंगे, एक बेस यूज करेंगे, है ना, या फिर एसिड्स के लिए एंटा एसिड, मतलब जैसे बोलते हैं एंटी बायोटिक, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक, तो एसिड्स को मारने के लिए, एसिड को खत्म करने के लिए एंटा एसिड। तो एंटा एसिड में अल्टीमेटली तनु क्या मिला होगा, बेस। तो हम जानते हैं एसिड और बेस जब मिलते हैं तो दोनों का इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो इस तरह से जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एसिड प्लस बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो उस चीज को अपन ने यहाँ पे, तो जो आपका एक इनो आता है तो व्हाट इट इज ए बेस। और आपने एक बोतल देखी होगी ऑरेंज कलर वाली, अपने फौज में बड़ी मिलती है ना, देखी होगी, वो मिलती है ना ECHS वालों से MH में, है ना। तो वो भी यूजुअली इनो नहीं देते, इनो महंगा आता है ना, वही ग्लूकोज नहीं, वो क्या, ग्लूकॉन डी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, ऑरेंज कलर का आता है ना, हाँ पिंक, सॉरी, है ना, पिंक ऑरेंज कलर का आता है, तो वो थोड़ा सा पीते हैं। तो उसमें क्या होता है, MG अपने पढ़ना, उसमें लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर किसी के घर पे पढ़ा हो तो जाके कल पढ़ लेना, उसमें लिखा होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रो, जो कि एक बेस है। तो एसिड बेस जाके इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, तो जिसको एसिडिटी हो रही होती है उसको। लेकिन अगर ये बात की जाए, इज इट इज ए परमानेंट सॉल्यूशन, नहीं, इन एंटा एसिड्स के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ये आपकी बॉडी की इम्यून को खत्म करते जा रहे हैं, और इस क्या कर रहे हैं भाई, आप इसको, एक तो होता है कि आप अपने खाने को चेंज करो, सबसे बेस्ट, है ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक, लेकिन खाना कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। फिटनेस किसी को नहीं बनानी, सबको भाई दवाई दे दो कि सीधा एक गोली लो और बोले कल तक तो वो ऐसे थे, अब एकदम ऐसे हो के जाए, ऐसा होता है। तो हर प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन अब भाई सब लोग इतने बिजी हो गए हैं, भाई इतना काम वाम रहता है, तो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, टाइम से नहीं उठते हैं, टाइम से नहीं सोते। जो टाइम से नहीं उठते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है ना, ये बता दूं। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम है, तो ये भी एक प्रकार की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो इसको लाइफस्टाइल से भी चेंज किया जा सकता है। समझ में आई बात, तो कैसे क्या क्या काम कर रहा है, तो लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। dilute HCl helps in digestion of food. Dilute HCl helps in digestion of food in our stomach, full stop. Excess acid in stomach causes acidity. Excess acid in stomach causes acidity, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इंडाइजेशन, है ना, फिर खाना भी नहीं प्रॉपर पचता है, इंडाइजेशन, फुल स्टॉप। एंटा एसिड्स, एंटा की स्पेलिंग
एंटाएसिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH2, तो लिख लीजिए ब्रैकेट में MgOH2, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पिंक ऑफ, हाँ पिंक कलर नहीं होता, कलर तो एजेंट की वजह से आता है, फ्लेवर चेंज होने की वजह से, वो तो सिंपल वाइट होता है वैसे तो, जो भी आप ऑरेंज कलर में लेमन फ्लेवर पता नहीं क्या क्या आते हैं ना, ठीक है। ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहाँ पे हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, ब्रैकेट में लिखिएगा बेकिंग सोडा, ये भी एक बेस है तो इसे भी आप यूज कर सकते हो। बेकिंग सोडा आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, अब देखिए लिख लिया सभी ने, समझ में आया, चलो अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस में, टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज टूथ डीके। अपना जो बॉडी है उसके अंदर जो अपने टिथ्स हैं, क्या ये बड़े मजबूत हैं या बिल्कुल ऐसे ही लोकल हैं, मजबूत हैं। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है इनेमल, एनिमल नहीं इनेमल, ठीक है ना। ये लेयर बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इतना मजबूत है कि आप इससे लोहा भी तोड़ सकते हो, है ना। तो कल से आप लोहा तोड़ने की मशीन नहीं बनोगे कि बोले मम्मी अपने तो इनेमल लगा हुआ है दांत में, वो लोहा प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, ये लो तोड़ के अभी आयरन पूरा कर ले, तो ऐसे नहीं करना आयरन को पूरा, है ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट है दैट इज इनेमल, बहुत स्ट्रांग होता है ना। अब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट तो है लेकिन ये कोरोड होता है। अब कैसे कोरोड होता है, यूजुअली आप लोगों ने सभी ने फील किया होगा, बचपन में सब लोगों को ब्रश करने में आता था जोर, कईयों को तो अभी भी आता होगा, है आता है सुजीत, ब्रश करने में जोर आता है ना। तो ब्रश करने में जिन लोगों को, मेरे को भी आता था भाई कि हाँ बोले हो गया ब्रश, है ना, बोले कि हो गया भाई 5-6 तक तो कौन ब्रश बोले, जबरदस्ती सुबह करो शाम, पहले तो वो स्कूल में भी सिखाती ना मैडम कि सुबह, तो अब लोग ब्रश करते नहीं थे। तो आप लोगों ने आपने देखा होगा कि आपका जो मुंह है, जो माउथ में आपका थोड़ा खट्टापन सा आ जाता था, होता था कि आप लाइक आप कभी एक दिन ब्रश ना करो तो अभी भी फील करोगे कि कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ब्रश आप शायद नहीं लेके गए तो अब ट्रेन में या तो वैसे तो आ जाते हैं, तो लाइक तो अब देख रहे हो कि जब आप खाना खाते हो तो अब आप क्या करते हैं कि जो मुंह के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं ईटिंग मटेरियल्स के, तो अगर वो थोड़े बहुत बच गए, लाइक आपने ब्रश करने से, मान लो ब्रश नहीं करने से भी आपने पूरा वॉश भी कर लिया, फिर भी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो क्या होता है वो जब कुछ देर तक पड़े रहते हैं, लाइक आवर्स तक पड़े रह गए, 10 आवर 5, अपना मुंह बंद रहता है मोस्टली, जैसे सो गए बोलते हैं तब तो खुला है, तो वहां पे क्या पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। अब उन बैक्टीरियाज की वजह से क्या करते हैं, वो जो आपके पार्टिकल्स फंसे रह गए उन दांतों के अंदर किसी स्पेस में, तो वो उस बैक्टीरिया को उस एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं आपके उस खाने को। अब ये जो एसिड है ये क्या है,
इसका जो पीएच है धीरे 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 क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। लाइक पहले 6 होता है, फिर 5 जितना मतलब टाइम होता रहता है, फिर धीरे धीरे 5.5 से नीचे होने। अब जब 5.5 से इसका जब पीएच मतलब आपका माउथ का पीएच, माउथ में क्या हो गया, डेवलप, एसिड डेवलप हो गया है और आपने क्लीनिंग नहीं की, तो आपका जो ये जो आपका जो माउथ का पीएच है वो कितना हो गया, बिलो दी 5.5। अब जैसे ही 5.5 से होता है तो ये जो आपका इनेमल है ये क्या होने लग जाता है, स्टार्ट कोरोडिंग। तो कोरोड होने लग जाता है और आपकी जो मजबूती है दांत की वो धीरे धीरे कम होने, लाइक एक दिन मतलब 1-2 दिन से तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लाइक महीनों तक ये ऐसे प्रोसेस चलती है, आप नहीं करते हो तो क्या करता है ये जो इनेमल है ये डीके करता है। फिर बाद में आपको कई बार जो जर्म्स लग जाते हैं कई लोगों को, है ना, कई लोगों को बहुत सारी बीमारी होती है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है दांतों में, कुछ खाते हैं तो उनको बहुत सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब ठंडा नहीं खा सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम इनिशियली जो बचपन में कई लोगों के हो जाता है तो वहाँ पर डेवलप होती है। और फिर दर्द होता है दांतों में, है ना। तो ये अभी तो जैसे मान लो ठीक होंगे दांत तो ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे फिर अपन को डेंटिस्ट, फिर वो क्या करते हैं कि कई लोगों के अपन वैसे दांत होने तो वाइट चाहिए लेकिन किसी किसी के येलो हो जाते हैं, तो फिर वो बोलता है कि यार पहले बचपन में नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अब डॉक्टर के पास जाएंगे और वो क्या कर देगा, सफाई करता है। तो वो क्या करता है, सिंपली मशीन से आपके दांतों को एक लेयर को हटाता है ना, जो अनवांटेड लेयर है उसको हटाने के साथ साथ जो आपकी इनेमल की लेयर है ना कुछ हद तक वो भी हटती है ना, पूरी तरह तो नहीं कहूँगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं एकदम, मेरे वो अखबार में आता है ना कि जैसे उसने स्माइल किया तो दांत पे एकदम चमक आई, वो इतने दांत कभी नहीं चमकते, वो एक स्टार की तरह, देखा ना जैसे क्लोजअप का ऐड आता है तो उसमें वो दांत जैसे ही बत्ती से फाड़ता है तो उसकी वो एकदम तारे की तरह चमकता है, तो ऐसे तारे की तरह दांत नहीं चमकते हैं। तो बोले कि मेरे को तो इतने दांत साफ चाहिए, तो फिर वो लोग क्या करवाते हैं कि पूरी की पूरी इनेमल की लेयर इसको घिसवा लेते हैं, तो भी दांत फिर बाद में उनको बुढ़ापे में जाके इनके दांत की जो मजबूती है वो किससे है, इनेमल से, नो डाउट, तो वो भी घटती है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे थे टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड, तो वो हुआ। तो अब इसका प्रॉपर सा इसका इलाज क्या है, कुछ नहीं, आप सब जानते हो, आपको बचपन से बताया जाए, सिंपली ब्रश 2 टाइम करो, सुबह करो, शाम करो और अच्छे से कुल्ला करो, है ना, तो ये नॉर्मल सी इसकी रेमेडी है और कुछ नहीं है। और दूसरी थिंग, जिन लोगों के टूथ डीके होता है और एसिड कॉज, तो जो अपन टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें आप कभी पढ़ना, उसमें बेस होता है उसका प्रोडक्ट, जाके इंग्रेडिएंट्स कभी पढ़ना, तो उसमें अल्टीमेटली क्या होता है, बेस होता है। तो जो एसिड जब बेस मिलेंगे तो वो जो टूथ डीके की जो एसिड कॉज हुआ है उसको नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये हो गया टूथ डीके की प्रोसेस। समझ में आया? तो लिखिए, बचपन में दांत वांत टूटते थे तो सब अलग अलग चेहरे बना के आते थे ना, किसी का बीच का दूध के दांत जब टूट रहे थे तो बोले कल तक तो ठीक था, फिर बीच ही फिर दांत आते थे, क्या हो गया तेरे। लिखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर माउथ कन्वर्ट्स दी sugar into acids full stop, when the pH of acid formed in the mouth falls below, कितने pH से कम होना चाहिए, 5.5 से। तो आपको ये टर्म याद रखना है, 5.5, mouth falls below 5.5 in the mouth falls below 5.5 comma tooth decaying starts। तो 5.5 से tooth decaying start, full stop। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट पैरा में लिखिए, tooth enamel made up of कैल्शियम फॉस्फेट। कौन से प्रोडक्ट से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, ये याद रखना। मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द body
in the body, full stop. It does not dissolve in water. It does not dissolve in water, comma, but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, the best way to prevent this is to clean the mouth. After eating food, full stop. Using toothpaste which are generally basic. कैसा नेचर होता है इनका? बेसिक होता है ना. which are generally basic, comma, for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevents prevent tooth decay. नेक्स्ट पॉइंट डालिए, pH ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ. लिख लिया. अब देखो, अब अपन बात करते हैं, अपन ने 2 प्रोसेस पढ़े, अब तीसरा बात करते हैं सॉइल मींस अब आपकी बात हो रही है जो आप यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट ग्रोथ. हम सब जानते हैं जो आपकी लैंड होती है एग्रीकल्चर की, कौन सी लैंड? एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती की जो ज़मीन होती है, तो वहाँ पे अपन यूज़ होती है सॉइल को हिंदी में बोलते हैं मृदा की भी बहुत प्रकार होते हैं ना, अपनी ज्योग्राफी में आप पढ़ते होगे. एंड क्या क्या होते हैं सॉइल के टाइप्स? एरिडो सॉइल, कौन सा? एलुवी, हाँ, और हाँ, इस तरह से अलग अलग सॉइल्स होती हैं हर की. जैसे एक चिकनी मिट्टी होती है, उसमें ग्रोथ, जैसे राजस्थान के अंदर भी अगर मैं बात करूं सॉइल की, इसका भी अलग अलग डिविडेशन है. जो आपके क्या बोलते हैं रेगिस्तान वाला जो पार्ट है, डेजर्ट वाला पार्ट है, उसमें आपको अलग सॉइल मिल रही है. फिर आप इधर की तरफ आ रहे, बीच में अरावली है, अरावली के जो आसपास है वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉइल है उसके अंदर आयरन और कैल्शियम, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अरावली है, पहाड़ है. फिर इधर आते हैं, फिर हरियाणा के अपन चलते रहते हैं, फिर सॉइल अच्छी होती जाती है. फिर यूपी, क्यों? यहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हुआ है? नदियों के जो आप रिवर्स हैं, जो उसके साथ अपना लेके आई इरोजन के थ्रू, उसके थ्रू फॉर्मेशन हुआ है. पंजाब है ना, ये सब. तो यहाँ पे क्या है? अच्छी खेती होती है दबा के. तो अब बात करते हैं, तो हम जब देखते हैं कि कोई सॉइल की अपन बात करते हैं, तो भाई इंडिया एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करता है, नो डाउट, है ना. और
सॉइल में हम एक समस्या को देखते हैं, एक प्रॉब्लम को ये देखते हैं कि समटाइम्स कि हम एक प्रकार की खेती करते जा रहे हैं, एक प्रकार की फसल को अपन बोते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर बड़ा अच्छा था, सेकंड ईयर भी ठीक था, थर्ड ईयर भी ठीक था, फोर्थ ईयर के बाद जो आपकी यील्ड है, जो आपकी जो उपज है वो कम हो रही है। अब कम क्यों हो रही है आपको भाई, आप सेम बीज यूज कर रहे हो, पानी भी सेम दे रहे हो, आपके पास बोरवेल लगा हुआ है, यहाँ पे आपने नहर ले रखी है, अब कैनाल से आ रहा है पानी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है प्लांट में वो अच्छी नहीं है। अगर हो भी रही है, ग्रोथ हो रही है, तो जो क्वालिटी ऑफ सीड वी आर ऑब्टेनिंग इट इज नॉट अप टू दी मार्क, वो भी अच्छा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर क्या हुआ कि किसी ने भाई, किसान ने बोला कि भाई कोई समस्या है, तो आजकल ऑल दो तो बोला कि किसी सॉइल इंजीनियर या एग्रीकल्चर वाले जो बंदे होते हैं उसको एक बार बुलाते हैं। तो एग्रीकल्चर वाला बंदा आए, उन्होंने देखा कि हम इसकी टेस्टिंग करते हैं इसके, तो वो क्या करते हैं, सॉइल की अभी के ज़माने में हर सॉइल की टेस्टिंग की जा सकती है, फर्स्ट थिंग है ना। तो सबसे पहले तो क्या मिट्टी लोग हाथ में उठाते थे, चौकी है ना, ऐसे नहीं। अब क्या होता है कि प्रॉपर सॉइल इंजीनियर्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के बंदे हैं, तो वो सॉइल के सैंपल को लेके जाएंगे और वो सैंपल को लेके गए, उस खेत की जब अपन बात कर रहे हैं, सैंपल को लेके गए तो हमने देखा, सैंपल को टेस्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि जो आपकी सॉइल है इसके अंदर एसिडिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। और एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो आपके जो प्लांट्स आप उगा रहे हो, जो भी आप खेती कर रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या फिर अगर हो भी रहे हैं तो वो प्रॉपर जितना पहले यील्ड होते, पहले मान लीजिए आपके घर में 100 क्विंटल्स हो रहे थे जो आपके स्पेसिफिक आपका एरिया था, अब आपके वो 60 हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं, 65 हो रहे हैं, तो 35 की कम है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सॉइल में एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। और सॉइल, अगर आप अच्छी यील्ड चाहते हो प्रॉपर, तो आपकी जो सॉइल है ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। तो समटाइम्स एसिडिक की जगह कई बार खेत के अंदर क्या हो जाता है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। अब बात आती है एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कैसे हुई। उसने पहली साल खेती करी तो उसको किसी ने बोला यूरिया से ना बड़ी अच्छी फसल होती है, तो बोला कि नो डाउट यूरिया से अच्छी होती है। उसने यूरिया का पूरा स्प्रे करवाया और देखा वाह यार 110 क्विंटल अपने गेहूं हुए हैं। फिर अगली साल फिर यूरिया डलवाया, फिर भी 100 के आसपास हो गए, इतने में तो अपन वेरिएशन नहीं मान। फिर अगली साल देखा फिर 80 पे आ गए, फिर 75, मतलब कम होती जा रही। अब यूरिया क्या कॉज करता है, सॉइल के अंदर एसिडिक की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। और जैसे जैसे एसिडिक, तो पहली साल तो उसको रिक्वायरमेंट थी सॉइल को, क्योंकि वो शायद मे बी बेस उसमें ज्यादा होगा, तो एसिडिक देने से न्यूट्रलाइज हो गई और उसने एक अच्छी यील्ड दी। लेकिन अब एसिडिक की ज्यादा हो गई तो अब धीरे 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 यील्ड कम होने लग गई। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को एग्रीकल्चर वाले बंदे ने बताया कि अब देखो आपकी सॉइल में ये कमी है, लाइक वो और भी चीजें बताते हैं कि आपकी सॉइल के अंदर फास्फोरस की कमी है तो आप ये डलवा सकते हो, कैल्शियम की कमी है तो ये डल, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे करने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि सब लोगों को क्या बनना है, टाइट कोट पहन के, क्योंकि खेती किसी को करनी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर की जैसे मैं बात करूं, खेती बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है अगर उसको प्रॉपरली किया जाए। अभी एक मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसके अंदर जो वर्ल्ड की सबसे महंगी सब्जी है वो एक यूपी का किसान है, बहुत कम एरिया है, बहुत महंगी है वो उसने ग्रो की और उसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब लाइक पता नहीं कितनी होगी, मतलब मिनिमम मान लो 5-10 हज़ार पर केजी होगा शायद, और छोटी सी यील्ड में उसने इतना कमा लिया है ना। तो भाई दिमाग है अगलों का, और ऐसा भी नहीं। तो अब उसने सिंपली अब अपन ने क्या करवाया, उसको टेस्ट करवाया, टेस्ट से हमें पता लगी ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में तो फिर क्या होती है, प्लांट की जो सॉइल का पीएच है वो भी अपन को क्या करना होता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर बेस ज़्यादा है तो फिर अपन एसिड डलवाएंगे। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। तो ये बात हुई पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। तो लिखिए, समझ में आया ना सभी को, ठीक है। लिखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ए healthy growth when the soil has a
when the soil has a specific pH ब्रैकेट में लिखिएगा क्लोज टू कितना, क्लोज टू 7, क्लोज टू 7 न्यूट्रल है ना, तो क्लोज टू 7, 7.2, 7.3। आप लोगों के किसी के खेत हैं जो टेस्टिंग जानते हो थोड़ा, है ना, चलो नहीं जानते कोई बात नहीं। क्लोज टू 7 range which should be neither alkaline nor highly acidic neither alkaline nor highly acidic, full stop। sometimes we add suitable fertilizers according to need, ठीक है, समझ में आया। फोर्थ लिखिए, प्लांट्स लिखिए, हेडिंग डालिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। अब देखिए फटाफट, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मोस्टली अपन डील करते हैं लाइक एनिमल्स में जितने भी आपके एनिमल्स आ गए, चाहे डॉग हो गया, चाहे कोई भी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं वो एनिमल्स आ गए, वाटर बॉडी में रहते हैं वो एनिमल्स आ गए, प्लांट्स की अपन बात करते हैं। तो हम चीज़ देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टुवर्ड्स पीएच। अब वो कैसे डिपेंड करते हैं, अब देखो हम सब जानते हैं कि आपने देखा कि जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि CO2 निकल रही है, मोस्टली CO2, मीथेन, ये सब गैसेस निकल रही है एनवायरनमेंट में। लाइक ये आपकी क्या है, अर्थ है, अर्थ से यहाँ पे आपने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, CO2 है, CO2 अदर गैसेस, तो ये क्या कर रही है, पूरा का पूरा पॉल्यूशन की एक लेयर फॉर्म कर रही है। अब ये आपके बादल हैं, क्लाउड्स हैं। अब ये जब क्लाउड्स, भाई बरसात के मौसम बरसात तो करेंगे ही, तो अब ये जैसे ही रेन करते हैं तो अब ये यहाँ पे जो पॉल्यूशन की जो लेयर है, तो ये जो पहले पानी एकदम प्योर था, लेकिन जब ये अर्थ पे रिसीव हो रहा है तो ये प्योर नहीं हो रहा है, नॉट प्योर, मतलब ये किसके साथ मिक्स होके आ रहा है, इन हार्मफुल गैसेस के साथ मिक्स होके आ रहा है। अब ये जब आ रहा है तो भाई जैसे अब भैया हम लोग तो घर में रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो अपन को इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो एनिमल्स, प्लांट्स तो भाई मोस्टली बाहर ही रहते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स या फिर वाटर बॉडीज के अंदर, तो ये पानी उन नदी नाला तालों में उसमें भी जाएगा और आपके प्लांट्स पे भी गिरेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब पानी इन पॉल्यूशन वाली गैसेस के साथ मिलता है तो वो क्या कर लेता है, जो पहले पानी का जो पीएच होता है अराउंड कितना होता है 7, लेकिन अब ड्यू टू दिस मिक्सचर तो वो पीएच कितना हो जाता है आसपास 5.6 के। तो जब पानी का पीएच कम हो जाता है बिलो 5.6 या फिर 5.6 के आसपास, तो इसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। कौन सी बोलते हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने भी बड़ा एक अजीब सा नाम है, पता है एसिड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अमल, हाँ, अम्लीय वर्षा। कितना अजीब लगता है ना, अम्लीय वर्षा, लेकिन ठीक है, एसिड रेन। तो अब ये एसिड रेन, अब पानी आया और अब आपके वाटर बॉडीज बनी हुई हैं बहुत सारी, आपके नदी हैं, तालाब हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, तो ये पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, इन वाटर बॉडीज में जाएगा। इन वाटर बॉडीज में अपने छोटे छोटे ये आपके रहती हैं मछलियाँ, क्या रहती हैं, फिशेस। तो अब इस फिशेस की जो कंडीशन है कि ये एक नॉर्मल पीएच अराउंड 6 to 7 के आसपास रहने की इनकी आदत है। अब एकदम से इस पानी का पीएच गिर गया, मतलब पानी पहले जो नॉर्मल था
अब वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब ये पानी एसिडिक होने की वजह से इन लोगों की जो सर्वाइवल की कंडीशन है उस पर बात आ जाती है और फिर धीरे 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 करके खत्म होने लगती है, डाई होने लगती है, एक्सटिंक्ट होने लगती है। तो ये एक प्रॉब्लम है पीएच सेंसिटिव। तो ये अल्टीमेटली किसकी वजह से कॉज हो रही है, बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि भाई हम ही गाड़ीज को यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग ने किसके लिए कर दी प्रॉब्लम, इन एनिमल्स के लिए। सिमिलरली एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम एक वाटर बॉडीज के, और फिर प्लांट्स, भाई पानी ये सीधा प्लांट्स पे जा रहा है, तो कोई प्लांट्स है जो एक प्रॉपर वाटर में ही सस्टेन कर सकता है, तो उस पर वो जो रेन होगी तो वो भी डाई करेगा। और आपने एक लाइक एग्जांपल देखा होगा कि आपने सुना होगा ताजमहल जो है अपना, ड्यू टू दी एसिड रेन इन आगरा, आगरा में है ताजमहल, तो वो क्या करता जा रहा है, जो पहले कंप्लीट वाइट था अब वो कैसा हो रहा है, येलोइश हो रहा है, पीलापन आ रहा है। पीलापन मोस्टली ड्यू टू दी एसिड द कलर चेंजेस इनटू येलोइश थोड़ा आता है। तो जो मार्बल है वो कैसा होता जा रहा है, एसिड, येलो। अब आपने देखा होगा आपके घर में वॉशरूम में, अपन घर में जैसे एक तो आपका हार्पिक आता है और एक एसिड की आती है, तो आप जब सिंपली अगर कभी देखा होगा एसिड को अगर आप डाल दोगे तो आपका जो भी है वो खराब होती है ना, वो एसिड की वजह, येलो एसिड आता है, वो प्योर एसिड नहीं होता, डाइल्यूटेड, लेकिन फिर भी वो जो उसका मटेरियल वो खराब होता है। लाइक अगर मार्बल यूज कर रखा है तो पीला पीला पड़ने लगता है। तो उसी तरह जो आपका मेन मार्बल जो आपके ताजमहल में यूज है, जो एक हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो भी डीके हो रही है। ये एक डिसएडवांटेज अपने लिए, क्योंकि आगरा में क्या बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारा वहाँ पे इंडस्ट्रियल वो वेस्ट वगैरह निकलता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये किसकी वजह से, अल्टीमेटली ड्यू टू दी एसिड रेन। और एसिड रेन किसकी वजह से हो रही है, हम लोगों की वजह से, हम जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो लिखिए इसमें, आर बॉडी, पहला पॉइंट लिखिए, आर बॉडी वर्क्स विदिन दी pH range, within the pH range of 7.0, pH range of 7.0 to 7.8, 7.0 मतलब 7 to 7.8, living organism can सर्वाइव। इसलिए बोलते हैं ना कि जब पहली बरसात होती है तो आपको नहीं नहाना चाहिए, बोलते हैं ना, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें वो एक तरीके से एसिड है, क्योंकि इसमें पॉल्यूटेंट्स मिले हुए हैं। फिर 2-3 बरसात हो जाती है तो पॉल्यूटेंट नीचे आ गए, फिर जैसे बचपन में अपन नहाते थे ना कूद के, है ना, तो ऐसा होता है ना, तो वो इसीलिए होता है। फिर कई लोगों के भाई रैसेस हो जाते हैं, एसिड मिल के आ रहा है ना उसमें, ठीक है। तो लिखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए narrow range of pH, चेंज, मतलब बहुत नैरो रेंज है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when pH of rain water less than 5.6, it is called acid rain. It is called acid rain, full stop. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of रिवर लिखना चाहो तो या फिर ब्रैकेट में लिख दो वाटर बॉडीज, कंप्लीट, है ना, तो ब्रैकेट में रिवर्स की जगह वाटर बॉडीज भी लिख सकते हो आप, वाटर बॉडीज, कॉमा, इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर, फुल स्टॉप, द सर्वाइवल ऑफ pH ऑफ रिवर वाटर, फुल स्टॉप, the survival of aquatic life in such rivers, becomes difficult, ठीक है ना। समझ में आया सभी को ये वाला, ठीक है।
और आप चाहो तो अगर आपसे कभी कोई एसिड रेन पे कुछ लिखवाना चाहे, बुलवाना चाहे, तो बता सकते हो ना उसको कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ लिखी है बस उतना ही, भाई क्लास में भी जो चीज़ें सुनी हुई होती है ना वो आपको याद रहनी चाहिए। बहुत चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बताता हूँ आपको। फिफ्थ लिखिए, सेल्फ डिफेंस बाय वेरियस प्लांट्स बाय केमिकल वॉरफेयर। अब देखो, अब बात करते हैं ये जो अपनी अर्थ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी मधुमक्खी है ना, डिफेंस बाय वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स लिख लो, उसको भी केस में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे आप बात करते हैं स्नेक की, स्नेक के पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है? पॉइजन है। मतलब अगर आप एक सोचो, अपन वैसे स्नेक से अपन देखते हो एकदम डर जाते हैं, अपन मतलब अपन कहते हैं कि अरे सांप आ गया, तो किसी स्नेक को अगर गॉड ने, यूनिवर्स ने क्या दिया है? पॉइजन दिया है। तो वो बेनिफिट के लिए दिया है उसके, या उसको हार्म पहुंचाने के लिए दिया है? वो अल्टीमेटली किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस खुद की प्रोटेक्शन करना चाहता है कि भैया मुझे छोड़ो। हम लोग अगर बात की जाए, वो लोग हमारी जगह में नहीं आए, हम लोग उनकी जगह में चल गए। पहले जयपुर इतना सा था, मतलब बहुत, जैसे अगर मैप में बात, बहुत छोटा था। धीरे धीरे पहले जैसे चौमू है ना, जो अपना पास वाला इलाका है, या पास में कोई भी जगह है, ये जो पूरा गांव ही था, मतलब ये जयपुर में थोड़ी था भाई। अब ये इसमें और जो मेन जो जयपुर है उसमें कुछ फ़र्क है क्या? पहले जैसे पहले बहुत पहले बात की जाए, जब जो रियासत बसी जयपुर रियासत, आमेर, कछवा वंश, तो आमेर था। फिर अपने जय सिंह जी ने 1727 ईस्वी में क्या बनाया? जयपुर को जयपुर बसाया। फिर अल्बर्ट हॉल वगैरह ये सब बनाए गए धीरे धीरे। तो अल्टीमेटली क्या था कि भाई जयपुर को किस लिए, जयपुर धीरे धीरे पहले कहाँ था? अजमेरी गेट तक था, फिर जयपुर अजमेरी गेट तक ही था, ये यहाँ जयपुर नहीं था। ये सब तो जैसे यहाँ पे आपने एक जगह देखी होगी, जैसाबुरा है ना, एक जगह है ना, जैसे नांगल पास में है ना, ये सब क्या थे? कस्बे थे। तो बिनाड़ जैसे ये सब गांव थे, अलग अलग। तो इस तरह से अब इसमें और जयपुर में फर्क है? नहीं है। तो मतलब क्या होता जा रहा है? बीच में जंगल होते थे, तो क्या हम इन एनिमल्स के, ये हमारी जगह में आए हैं, हम इनकी जगह में गए हैं? हम गए हैं ना अल्टीमेटली। तो ये तो बेचारे बसते बचाते, अब इनकी जगह पे जाएंगे तो ये तो भाई जहाँ से निकलेंगे ही। तो इनको भगवान ने अल्टीमेटली एक चीज़ दी थी कि भाई प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई हार्म ना पहुँचाए। अगर स्नेक को वो पॉइजन भी नहीं दिया जाता, भाई स्नेक को तो कोई भी कुत्ता पकड़ के मुंह में, चल भाई आजा, है ना, तेरा तो आज मैं मीट बनाता हूँ, है ना, ऐसा। तो इनको अल्टीमेटली जो चीज़, इनको प्रोटेक्शन जो गॉड ने दी है, गॉड ने जो भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ दी गई है भगवान ने, या जिसको भी मानते हैं अपन यूनिवर्स कहते हैं, तो वो सब कुछ बैलेंस्ड है, लेकिन हमने उसको अनबैलेंस करने की कोशिश की है। तो उसी तरह तो हर एनिमल के पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बात करते हैं छोटी सी मधुमक्खी को लाइक कोई भी, तो उसमें उसके पास पावर क्या दी है कि वो भी आपको डंक मारती है, स्टिंग दी है। तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि अगर आपने उसको जाके छेड़ा तो आपको पूरा झुंड का झुंड किस दे सकता है ना, तो आप चेंज हो सकते हो। पहले आप इंसान से नॉर्थ ईस्ट के बन सकते हो, मतलब नॉर्थ से लेके आप, पहले आप वेस्ट के थे, अब आप नॉर्थ ईस्ट के बन सकते हो, आपकी आंखें एकदम छोटी छोटी हो जाएंगी, तो ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली उनको क्या दिया? प्रोटेक्शन के लिए दिया। तो उसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एसिड रिलीज करती हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसी तरह अल्टीमेटली हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन का दिया है। जैसे बात की जाए बी स्टिंग की, तो वो अल्टीमेटली आपको डंक मारती है और उसके अंदर से एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है बताया था? कौन सा? मीथेनॉइक एसिड, है ना। तो बी स्टिंग आपको करती है तो मीथेनॉइक एसिड, जिससे आपको इरिटेशन होती है, ताकि आप अगली बार ना जाओ, 4 बार सोचो, या फिर कोई भी जानवर 4 बार सोचे, तो है ना।
इसमें भी अपना कौन सा मीथेनॉइक ही होगा, है ना। तो आप 4 बार सोचो। इसी तरह ये तो बात हो गई एनिमल्स की। एनिमल्स के पास भाई शेर खा जाता है ना, हर एनिमल्स के पास अपनी अपनी पावर है ना। तो हर किसी की भी पावर को छोटा या बड़ा नहीं समझते, मतलब मधुमक्खियों का झुंड एक बड़े से बड़े शेर को भी हिला सकता है ना। तो बस वो कॉम्बिनेशन में आ जाए, या फिर एक जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा तिनका अगर आपकी आंख में चला जाए, चाहे कितना भी बड़ा हाथी हो, तो उस हाथी को लोट पोट कर सकता है। तो उसी तरह प्लांट्स की बात होती है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, वन ऑफ द एग्जांपल इज नेटल। एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी लीव्स पे इस तरह से छोटे 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 एक स्टिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही आपने इसको टच करने की कोशिश की, या फिर किसी जानवर ने इसको खाने की कोशिश की, या कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन भी गलती से टच हो, तो ये स्ट्रिंग्स इसके रिलीज होते हैं और ये रिलीज करते हैं अगेन एसिड, है ना। तो इस एसिड से क्या होता है, आपको इरिटेशन होती है, तो अगली बार आप 4 बार फिर अगेन सोचोगे। तो ये है सेल्फ डिफेंस बाय वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय फॉर केमिकल। तो ये अल्टीमेटली इसमें क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड। अब बात आती है कि अब जो वाइल्ड लाइफ लोग होते हैं, जैसे वो अपना है ना मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, बियर गिल्स मोदी के साथ आए थे पिछले साल, है ना। तो वो तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, इसमें हमें बड़ा ही टेस्ट मिलेगा, कुत्ता बिल्ली जो सांप पकड़ के खा गया, है ना, है ना। तो बढ़िया है, अगले को टेस्ट आ रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपको ये खाया, मान लो कभी आपने इतनी करी नहीं है अभी, लाइक किसी जैसे सरिस्का है अपने जो अलवर में है ना, अपना रणथंभौर है, तो ये जहां भी ये आपको मिलेगा, वन थिंग गॉड ने देखो क्या है, इसी के पास में जैसे गलती से अगर आपको खा गया, तो इसके पास में एक अनदर प्लांट होता है जिसे बोलते हैं डॉग। क्या बोलते हैं, डॉग। अगर ये आपको जहां भी आपको नेटल मिलेगा, उसके पास में आजू बाजू ढूंढना, आपको डॉग का प्लांट भी मिलेगा। उसकी पत्ती तोड़ के सिंपली रगड़ लोगे, ये बना होता है बेस का, इसमें होता है बेसिक कैरेक्टर, और बेसिक कैरेक्टर क्या कर देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो मतलब देखो नेचर की पावर कि एक बार आपको दर्द दिया, तो वहीं पे भाई डॉग का प्लांट भी दे दिया कि अगर आपको गलती से टच भी कर गए, तो आपके पास डॉग का प्लांट और इसी के पास मिलेगा। अच्छी चीज ये है, तो इसको आप इजीली रब करो और आपके एसिड कैरेक्टर जो न्यूट्रलाइज कर देगा रिएक्शन को, तो ये आपका जो एसिड का पावर है वो खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात। तो लिखिए इसमें लिखिए बी स्टिंग लीव्स या रिलीज, है ना। लीव्स कौन सा वाला नहीं, लीफ वाला नहीं, लीव्स है ना, छोड़ता है, रिलीज करता है, रिलीज लिखो सबसे बेस्ट है। बी स्टिंग रिलीज एन एसिड which causes pain and irritation। तो मधुमक्खी के लिए तो मैंने बताया था क्या है रेमेडी, बेकिंग सोडा लगा लो, मतलब कोई भी बेस लगा लो। which causes pain and irritation, full stop। use of a mild base like baking soda on the स्टंग एरिया, मतलब जिस पार्ट पे खाया ना, STUNG, ऑन दी स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। ठीक है, तो बी खाएगा तो आपको ऐसे बच के रहना है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, इंजेक्ट मीथेनॉइक एसिड। तो स्ट्रिंगिंग वो भी कौन सा एसिड रिलीज करता है, मीथेनॉइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, काफी जलता है, बर्निंग पेन, फुल स्टॉप। ठीक है, मीथेनॉइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। नोट करके पॉइंट लिखिए, ड्यू टू नेटल लीव्स, अब ये पत्तियों वाला लीव है ना, ड्यू टू नेटल लीव्स कॉज पेन्स when touched accidentally, full stop,
ए ट्रेडिशनल रेमेडी is rubbing the area with the leaf of कौन से प्लांट की? डॉग प्लांट. with the leaf of the dog plant comma which often grows beside, पास में ही, which often grows beside the nettle in the wild. ठीक है ना? तो जहाँ भी जंगल वंगल में आपको कभी ऐसा दिख जाए तो पास में ढूंढ लेना डॉग प्लांट. नहीं मिले तो बेकिंग सोडा ले जाना. तो ये बात हो गई अपनी एसिड बेस अपना कंप्लीट. अब बस बचा है अपना सॉल्ट. ठीक है, सभी को समझ में आया? समझ में आया भाई? ठीक है ना? तो इतना समझ में आया. अब हेडिंग डालो सॉल्ट. क्या सभी के जीवन में सॉल्ट भरे हैं? भरे हैं. नमक ही नमक हैं, कहीं मिठास तो है ही नहीं. ऐसी नमकीन भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? तो अब देखिए, हम सब नमक से, सॉल्ट से बड़े ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं. आपके घर में अगर जिस एक तरीका है लाइफ में देखने का कि जिस कड़वेपन के अपन घटिया बताते हैं, अगर इस कड़वेपन को रिमूव कर दिया जाए जीवन से, लाइफ से या आपके खाने से, तो खाने का टेस्ट खत्म हो जाएगा. एक दिन बिना नमक का खाना खा के देखिएगा, पता चल जाएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट, है ना? तो जिस मतलब कहते हैं ना कि नमक मतलब नमकीन है यार, ये तो मतलब नमकीन अलग चीज़ है. मतलब नमकीन तो टेस्ट को बोल रहे हैं अपन. तो जो नमक को अपन कहते हैं कि अगर नमक इंक्रीज हो जाए तो खाने को ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन अगर ना हो जीवन में तो भी खाना का जो टेस्ट है, तो जो खाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो नमक का है, नो डाउट. और नमक में अपन बात करते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट की. तो टेबल सॉल्ट अपना जो घर में मिलता है आपके वाइट वाला, दैट इज टाटा का सॉल्ट की, या वो चाहे बाबा रामदेव का सॉल्ट हो, सॉल्ट होता है और दैट इज NaCl, है ना? सोडियम क्लोराइड. तो सबसे पहले बात की जाए तो एक सॉल्ट्स के बारे में तो हम बचपन से वाकिफ हैं, दैट इज आपका NaCl, जो अपने घर में टेबल सॉल्ट मिलता है, कॉमन सॉल्ट. और भी आप कहोगे सर हम तो और भी जानते हैं, अचार वाला सॉल्ट, है ना, हम वर्त वाला सॉल्ट, है ना? तो बिल्कुल वो भी एक सॉल्ट के ही प्रकार है. तो अब इन सॉल्ट्स की भी अलग अलग फैमिलीज होती है. क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट होते हैं और क्लोराइड के होते हैं, जिंक फैमिली के सॉल्ट होते हैं, अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम फैमिली के सॉल्ट्स होते हैं. तो अपन एक एक करके बात करेंगे. तो सबसे पहले बात की जाए सॉल्ट की. अब सॉल्ट का कोई मेरे को बताना चाहेगा कि इनका जो ये फॉर्म कैसे होते हैं. अल्टीमेटली मैंने आपको बताया सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं सॉल्ट. मतलब बेसिक बताओ. हाँ, वेरी गुड. सिंपली एसिड को बेस से रिएक्ट करा दो, आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? एक सॉल्ट, एक वाटर. तो इस सॉल्ट को निकाल लो, जो कि सॉल्ट आपके, चाहे NaCl कैसे बनेगा? NaOH प्लस HCl को रिएक्ट करा दो तो आपका NaCl निकल जाएगा. दूसरे सॉल्ट चाहिए रेस्पेक्टिव, तो दूसरे सॉल्ट. तो कहने का मतलब है सभी को ये पता चला कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा. अल्टीमेटली एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा? आपका सॉल्ट. अब सॉल्ट वो कौन सा आपको चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट है. आपको NaCl चाहिए, आपको दूसरे कोई सॉल्ट चाहिए, मैग्नीशियम के सॉल्ट चाहिए, आपको कौन सा चाहिए वो आपकी हेडेक है. लेकिन आपको सॉल्ट इस प्रोसेस से मिलते हैं विद दी हेल्प ऑफ कौन सी रिएक्शन? इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये बात आई. अब सॉल्ट्स का जब बेसिक कॉमन सॉल्ट्स की पर बात करते हैं, नॉर्मली NaCl से आप बड़ी वाकिफ हो, तो अगर
अगर अपन कहें सॉल्ट्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी। सॉल्टी मीन्स मतलब नमकीन टाइप, है ना। और फिर और क्या क्या आप इनकी बेसिक बारे में जानते हो, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। सॉल्ट कैसी फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, सॉलिड में होंगे, क्रिस्टलाइन, ना सॉलिड ना लिक्विड, ना लोहे की तरह मजबूत ना पानी की तरह, ये होंगे आपके क्रिस्टल्स। आपने देखा होगा नमक में छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने होते हैं, तो ये कैसे होंगे, क्रिस्टल्स। अब ये 2 पॉइंट हुए। फिर तीसरी बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन स्टेट में नहीं, लेकिन अगर इसी नमक को किसी पानी या एक्वस में डाल दिया जाए सॉल्ट को, तो ये क्या कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेंगे। और जैसे ही आयन का फॉर्मेशन होता है इट मींस चार्जेस क्रिएट्स, और चार्ज क्रिएट होने के बाद देन क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट कर देती है। इट मींस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द केस ऑफ मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन मींस मतलब जब आपने उसको किसी लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेंगे, ठीक है। और ये कैसे कंपाउंड होते हैं, एक कंपाउंड का नाम अभी आगे पढ़ेंगे, ये होते हैं आयनिक कंपाउंड। अब इनको आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, पहली चीज, वैसे अगर पता है तो भी कोई बड़ी बात, अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। आयनिक में टर्म क्या आ रहा है आपका, आयन, आयंस। आयंस मतलब पॉजिटिव एक नेगेटिव, दे बोथ आर आयंस। तो जब बात की जाए लाइक अपन कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं NaCl, तो NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, NaOH प्लस HCl, ये Na जब ये टूटेगा तो Na प्लस एंड OH नेगेटिव, ये है H प्लस एंड Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो NaCl फॉर्म कर लिया और ये बन गया H2O। तो अल्टीमेटली जब इसका फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो फॉर्म करते हैं आयन से, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं सॉल्ट्स के बारे में, तो समझ में आया सॉल्ट्स बेसिक। अब आगे जो फैमिली की बात करेंगे, तो पहले सॉल्ट्स के बारे में बेसिक बातें लिखिए। Salts are the ionic compounds. Salts are the ionic compounds which are produced after the कौन सी रिएक्शन के बाद, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन between acid and base, full stop, salts are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं रहता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ने चार्ज खत्म कर दिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फुल स्टॉप। there are number of salts, but sodium chloride is the most common among them. Full stop. Sodium chloride is also known as table salt. कोई इज्जत ही नहीं है इसकी, है ना। टेबल सॉल्ट, लकड़ी पे पड़ा हुआ, टेबल पे पड़ा हुआ सॉल्ट है, ऐसे बोलना चाहिए था। वो क्या बोलते हैं, गोल्ड सॉल्ट, है ना, कोई इज्जत ही नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कोई इज्जत ही नहीं है लाइफ में ना। लिखिए, ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, full stop. Sodium chloride is used to enhance the taste of food.
एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड, खाने के स्वाद को बढ़ा देता है ना, ठीक है। फाइनल लिख लीजिए, सर नहीं आएंगे, सर का मैसेज आया है, मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, मैंने नेट ऑन करके देखता हूँ, सर कुछ मम्मी के साथ हैं वो हॉस्पिटल में, ठीक है ना। लिखिए फाइनल, लिखिए पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, इसमें लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स, एरो डाल के लिखना चाहो, जैसे लिखना चाहो आप। पहला लिखिए, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, most of the salts are crystalline solid, full stop, crystalline, most of the salts are crystalline solid। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सॉल्ट्स में भी लिखा है ना, मे बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, कुछ सॉल्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कुछ, सारे नहीं, मे बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, OPAQUE, मतलब एक पार देख पाना है ना, ओपेक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स, अब मेरे को बताइए ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं या इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्ट? मोस्टली सॉल्यूबल। तो लिखिए, मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी in their molten state also, ठीक है ना, in their molten state also, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट लिखिए, द सॉल्ट में बी सॉल्टी, नमकीन, कॉमा, सॉर, खट्टे, कुछ सॉल्ट्स मीठे भी होते हैं, पता है आपको, बहुत सारे सॉल्ट्स के हैं, नहीं देखा, होते हैं ना, बताऊंगा। स्वीट, कॉमा, बिटर एंड यूमामी। अब ये यूमामी क्या है, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा सेवियर। यूमामी एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है जापानीज, इसका मतलब होता है दिलकश होते हैं, दिलकश मीन्स होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, मतलब जैसे आपने बहुत प्रकार के, जैसे कई डिशेज होती हैं आपने देखी होंगी, लाइक बहुत सारी डिशेज होती हैं, तो उसके अंदर वो बड़ी फेमस होती है, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं कि आपको बताते नहीं है, मतलब वो कभी रिवील नहीं होने देते हैं कि हम क्या इंग्रेडिएंट यूज, जैसे जब होटल इंडस्ट्रीज चलती है कि अरे यार उसका खाना, अरे ना उसकी चाय, क्या चाय है ना, ऐसा मतलब कुछ होता है ना कि रावत वाले की कचौरी, कुछ नहीं है, खाइए, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी है ना, मैंने खाई है ना, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी लगती है, लेकिन एक चीज फेमस हो जाती है। तो उसी तरह ये यूमामी एक प्रकार का सॉल्ट का टेस्ट है, मतलब बहुत एक टेस्टी कह सकते हो आप, तो उसको अपन बोलते हैं यूमामी फ्लेवर। तो ये कुछ प्रकार के सॉल्ट्स हैं, कल अपन बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की, और जो इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, बेकिंग सोडा वगैरह, NaCl कैसे फॉर्म होता है, एक एक करके बात करते हैं। तो कल तो अपनी क्लास नहीं है, परसों है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू जी।